And let's now move on to the next segment. Well, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे इन आवर कंट्री। जी हाँ, जिस तरह से स्पोर्ट्स पहले था, अगर आज हम उसको तराशें तो बहुत लंबा सफर तय करके आज स्पोर्ट्स हमारे देश में आ चुका है। We've come to a level where we are competing globally across the world with many other different nations who are playing sports today. और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस सब के ऊपर वार्तालाप करने के लिए एक ऐसा एनजीओ मौजूद है। उस एनजीओ से दो लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हर तरह का एफर्ट किया है। Yes, when we talk about the NGO, this NGO is called STAIRS. It's an NGO that has helped the underprivileged sports players to come up in our nation and compete and bring themselves at par with the other competing fully privileged sports people today in our country. और आज इसी के ऊपर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ STAIRS, which is सिद्धार्थ उपाध्याय। वेलकम टू द शो, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। और उनके साथ साथ हमारे साथ दोस्तों आज यहाँ पर मौजूद है इसी एनजीओ से निकले हुए एक उभरते स्पोर्ट्स प्लेयर और सितारा, वी शुड से विशाल ओवर हियर। वेलकम टू द शो विशाल। थैंक यू। वेल, आप दोनों यहाँ स्टूडियो में आए। दिस इज अ स्पोर्ट्स सेगमेंट नाउ। सबसे पहले अगर सिद्धार्थ मैं आपसे पूछूं कि स्पोर्ट्स वो भी आपका जो एनजीओ है, व्हेन वी टॉक अबाउट STAIRS, किस तरह से और क्यों आपने सोचा, आपके दिमाग में कैसे आई ये बात कि आपको एक एनजीओ शुरू करना है जो खास तौर से अंडर प्रिविलेज स्पोर्ट्स प्लेयर्स के ऊपर फोकस करेगा? साक्षी, जब मैं कॉलेज से बाहर आया और उसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब में जब घुस गया जी, तो वो एक ऐसा दौर होता है जब आप यूजुअली सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ, और वो कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा होता है आपका। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक ऐसे अंतर्द्वंद से गुजर रहा था और सोच रहा था कि व्हाट ऑल हैज वर्कड फॉर मी, हाउ कम आई एम इनटू अ जॉब लाइक दिस। और बहुत सारा सोचने के बाद आई रियलाइज्ड कि जो स्कूल में या कॉलेज में या फिर मोहल्ले के जो एक ग्रोइंग अप डेज होते हैं, उन दिनों इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए क्रिकेट के ग्राउंड में, फुटबॉल के ग्राउंड में, खेल के ग्राउंड में, या फिर ऑल द स्पोर्ट्स वेयर आई पार्टिसिपेटेड, कि वो सारी चीजें किसी ना किसी लेवल पे मुझे कंट्रीब्यूट कर रही थी। और आई वाज शॉक्ड टू कोलेट दिस डेटा एंड लुक एट दिस डेटा। मैंने कहा स्पोर्ट्स भी इतना ज्यादा कैसे किसी को हेल्प कर सकता है। और उस पर फिर मैंने कई लोगों से बात की जो ऑलरेडी एनजीओ चला रहे थे या फिर समाज सेवा में जुड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई होता क्या है वो, तो व्हाट इज सोशल वर्क। तो सब लोगों ने बहुत अलग अलग बातें बताई और बड़ी कन्विंसिंग बातें बताई। ऐसे ही एक हमारे मित्र थे, उन्होंने हमें बताया कि भाई जब तुम ग्रो कर रहे होते हो तो बहुत सारी तुम्हें बुरी आदतें लग जाती हैं, और या फिर कहीं गिर गए, कोई एक आदमी ऐसे चलता हुआ या तुम्हें उठा के खड़ा करके चला गया, यू डोंट लुक एट दैट पर्सन्स फेस, इज नॉट योर फादर, इज नॉट योर ब्रदर, तुम्हारा कोई फैमिली रिलेशन नहीं होता, बट वो तुम्हारी मदद कर रहा होता है, और वो समाज है। और जब तुम इस काबिल हो जाते हो कि तुम कुछ कर पाओ तो तुम उस समाज के प्रति कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। सो एक थॉट थी दिमाग में, बचपन में घर में भी देखा था, मेरे पेरेंट्स थे, ग्रैंडफादर और बाकी जितने लोग थे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते थे। तो मुझे लगा भाई मुझे भी कुछ करना है, एंड व्हाट बेटर देन स्पोर्ट्स, बिकॉज समवेयर आई हैड टू लुक एट बिल्डिंग माय ओन करियर आल्सो। और एनजीओ मैं अपने करियर के लिए नहीं खोलना चाह रहा था। तो उसमें एक और हमारे मित्र ने मदद की, उन्होंने बोला भाई तुम चिंता मत करो, स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान में पैसे नहीं मिलते, और खासकर अगर तुम एनजीओ चला रहे हो तो। मैंने कहा बढ़िया है, सो लेट मी गेट ऑन टू दिस वर्क नाउ। तो आपने ऐसे शुरुआत कर ली, इसको दिमाग में लेके आए कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपने भी कहा जैसे स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान में पैसे नहीं मिलते, और आपने ये सोच के शुरुआत करी, लेकिन एक एनजीओ आपने शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है जब आपने इसकी शुरुआत करी होगी आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और एनजीओ की अगर शुरुआत करते भी और सोचते हैं तो एक कॉमन परसेप्शन जो यही होता है कि दिस इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ऑल चैरिटी। जो इंसान शुरू कर रहा है उसको कुछ ना कुछ करके उसको खोलना पड़ता है। तो आपको फंडिंग मिलने में इसके लिए कितनी आसानी या कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में घुसा और 2000 में मैंने सन 2000 में ये एनजीओ शुरू की। उस वक्त ये एनजीओ एज अ कॉन्सेप्ट था, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। सो जो मेरा पहला दिन था वो बड़ा टिपिकल सा डे था। मैंने कहा कि भाई कैसे किया जाए, ऐसे तो मैं सोचता रह जाऊंगा और बात करता रह जाऊंगा। और जो अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, इस तरीके के सवाल, और बाकी मेरे मित्रगण, दोस्त और बाकी जो मेरे सो कॉल्ड वेल विशर्स थे वो कहा करते थे। तो मैंने कहा यार बहुत हो गया, कुछ करते हैं। आई डिड एन एक्सपेरिमेंट। मेरे पास एक बल्ला पड़ा हुआ था और कुछ टेनिस क्रिकेट की बॉल्स वगैरह थी, 2-3 मैं लेके ऐसे पास के एक इलाके में चला गया जो थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, सो कॉल्ड पिछड़ा हुआ इलाका था। एंड वहां जाके मैंने बच्चों से बोला खेलोगे? तो बोला हाँ क्यों नहीं। और फिर उस दिन मैं जब 2.5-3 घंटे बाद लौटा वापस, तो करीब 20-30 बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे। दैट वाज अ वंडरफुल डे।
और मैंने कहा भाई दोस्ती करने के लिए और लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। सो दैट प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर गुड 3-4 years। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स क्षेत्र के जो मित्र थे या कोचेस थे या जो लोग किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने आके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और एज वॉलंटियर्स वो लोग कंट्रीब्यूट करने लगे। कुछ लोग सामान दे देते थे, कुछ लोग अपना वक्त दे देते थे, कुछ लोग ग्राउंड मुहैया करा देते थे। So that is how it continued for good 4-5 years and it was building up also at the same time. Because initial years थे, शुरुआती साल थे। जी हाँ जी। तो उस तरह से करते करते फाइनली आप एक सफर चलते चले आए। हाँ, उसके बाद इसका एक मॉडल डेवलप हो गया जी। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू पेनिट्रेट दैट, यू नो, कैसे अंदर जाना है, कैसे आगे करना है। और जब ये मॉडल डेवलप किया तो विशाल से हम पूछते हैं, आप इन्हीं की एनजीओ से निकले हुए एक प्लेयर है, राइट, स्पोर्ट्स प्लेयर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इनकी एनजीओ में किस स्पोर्ट को पिकअप किया है? मैंने 2010 में एक ट्रायल रखा गया था अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जी। तो नॉर्मल बच्चों के लिए था ट्रायल, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि डिफरेंट लेवल बच्चों के लिए होगा जी। तो उस ट्रायल में मैं भी एक स्कूल की छुट्टी करके तो ट्रायल देने चला गया जी। उस कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स से जो क्रिकेट एक बड़ी रिस्क गेम मानी जाती है, तो फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था उस समय, तो घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे ये सब खेलना। तो उसमें जब मैंने एक बार ट्रायल दिया अपना, कोचिस ने मुझे देखा, उनको लगा हाँ भाई क्रिकेट खेली जा सकती है इनके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसे कैसे करना है। तो उसके बाद लगा हाँ, उन्होंने मुझे चुना, जैसे लगा ना, उन्होंने हौसला दिया मुझे। एक हौसला बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए ना, तो हौसला दिया कि हाँ तुम क्रिकेट खेल सकते हो। तो उस लेवल से, जब मैं उस समय स्टेट लेवल भी नहीं खेलता था, तो एक गली क्रिकेट खेली जाती थी, नॉर्मल्स के साथ क्रिकेट खेलता था मैं अपनी गली में। तो उस समय फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, तो चुना गया। उस लेवल से लेकर मुझे चुना गया। मैंने साफ साफ बताया कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, तो मेरे पास बैट भी नहीं है। चल थे यहाँ कोचिस थे, वहां पर उन्होंने बताया कि आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ आपको खेलना होगा। तो वो दिन था और आज दिन है, 4 साल हो गए हैं ये बात को। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे स्टेट्स की तरफ से मिलता है, कोचिस भी अवेलेबल करवाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, किसी तरह खेलने की कोई सुविधा मुझे इस समय बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लेवल पे मिली हुई है। और आज, तब मैं कुछ भी नहीं था जब खेलता था, और आज मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट कर रहा हूँ और खेल रहा हूँ, और ये सब स्टेयर्स की वजह से। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। लेकिन अगर मैं अब सिद्धार्थ जी से एक चीज पूछूं, जैसे आपने कहा इनके तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके दिल में एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है, जिसको आप एक राह दिखाते हैं। बट लेट्स सी, आप अंडर प्रिविलेज स्पोर्ट्स प्लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं। जाहिर सी बात है उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंड अ रूरल बैकग्राउंड। दे डोंट कम फ्रॉम हमारी तरह के आज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनके पास हर चीज का एक्सेस बहुत इजीली हो जाए। तो आप इन तक कैसे पहुंचते हैं? इन बच्चों की तरफ आपका एनजीओ किस तरह से पहुंचता है? साक्षी जी, ये जो स्टेट्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बने ही इन्हीं प्रिंसिपल्स पे जी। कि आप जितना ज्यादा ग्रास रूट लेवल को टच कर पाए या फिर जहां पे खेल का विस्तार कर पाए, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। सो वो एक मॉडल है जो हमें ड्राइव करता है। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि भाई राइट टू प्ले एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फंडामेंटल जब राइट होती है, जैसा आपने कहा कि अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम है वो तो कुछ भी कर सकता है। जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं, आप नोट करेंगे यहाँ पे क्राइम रेट भी ज्यादा होता है, या फिर बच्चे यूजुअली किसी न किसी ऐसे वैसे कामों में लग जाते हैं जहां उनका शायद मन भी नहीं होता, कभी उन्होंने सोचा नहीं होता कि हम ये करेंगे, बट उनके पास कुछ खास करने को होता नहीं, या फिर कोई मार्गदर्शक नहीं होता, उस सूरत में वो वहां चले जाते हैं। मुझे लगा इन बच्चों को अगर जाके समझाया जाएगा तो शायद ये रिटेलिएट करें, बिकॉज वो एक उम्र होती है जहां पे आप बात और ज्ञान बहुत नहीं सुनना चाहते किसी से, यू वांट लॉट ऑफ एक्शन। सो मुझे लगा कि भाई खेल के रूप में अगर इनके पास पहुंचा जाए तो एक तो ये वैसे ही वेलकम करेंगे, और हमने अपना प्रोसेस बिल्डअप ही वैसे किया। तो हम लोग किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां से हम 4, 5, 6 या जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोबिलाइज कर सकें, वहां पे हम जाके यूजुअली जो भी वहां के सरपंच हों या फिर वार्ड मेंबर हों या फिर जो भी वहां के सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हों, हम उनसे जाके बात करते हैं, उनसे बोलते हैं भाई आपके यहाँ हम टूर्नामेंट कर रहे हैं और आप आइए, बस देखिए, जैसे अभी आपके यहाँ बहुत सारे वीडियोस वगैरह चल रहे होंगे, आप इसमें दिखाएंगे। तो वहां पे हम बहुत सारे बच्चों को बुला के फ्री में टूर्नामेंट करवा दिए, मैचेस करवा दिए, और यूजुअली वो लोग वहां पे, और उनकी जो पार्टिसिपेशन होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वो सेंटर वहां ओपन कर देते हैं जहां पे खेलकूद का सारा सामान हमारे वॉलंटियर्स चले जाते हैं। और
एक सेंटर वहां खुल जाता है विच इज लाइक अ टिपिकल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स सेंटर वेयर एवरीवन कैन और एनीवन कैन कम एंड प्ले। नाइस। तो मतलब वहां पे किसी भी मतलब क्षेत्र से, किसी भी बैकड्रॉप से बच्चे आके पार्टिसिपेट करके एक हिस्सा बन सकते हैं। कोई एज ग्रुप भी होती है इसके लिए? नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं होती, बट यूजुअली किड्स ही आते हैं, बिकॉज यूजुअली किड्स आते हैं। हमारे जो सेंटर्स होते हैं जी, वो टिपिकली 4 बजे शाम को शुरू होते हैं, 7 साढ़े 7 बजे शाम तक चलते हैं। कहीं कहीं पे लाइट्स भी हमने लगवा दी हैं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक भी चलते हैं। सो अगर हम विशाल से पूछे, जैसे आप इस अकेडमी, इस एनजीओ का हिस्सा रहे हैं, आपको अब 4 साल होने को आ रहे हैं या 7-8 साल? 2007 से आपने शुरू किया था? 2010 से आपने शुरू किया, तो 3 साल होने को आ गए हैं सेंटर के अंदर एसोसिएटेड रह के, राइट? तो इधर जब आप रहते हैं तो आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है, किस तरह के कोचेज हैं और क्या फैसिलिटीज मिलती है इस एनजीओ के अंदर रह के आपको, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अब? तो बिल्कुल, अगर कोचेस की बात की जाए तो प्रोफेशनली कोचेस हैं जो कि मुझे कोचिंग प्रोवाइड की जाती है स्टेयर्स की तरफ से जी। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखो क्रिकेट है, एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उसके लिए हमें ना, तो वो प्रोवाइड किया गया है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेयर्स की तरफ से। स्कॉलरशिप दी गई है जिसके लिए लगभग 3 साल हैं जब से मैंने ज्वाइन किया, तब से मैं स्कॉलरशिप लेता ही आ रहा हूँ क्रिकेट के लिए। किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो वो स्टेयर्स मुझे प्रोवाइड कर देता है, कर देते हैं। चाहे वो बैट हो, चाहे वो पूरी किट हो, ड्रेस हो, किसी भी तरह की हेल्प हो वो मुझे प्रोवाइड की जाती है। और आपने यहाँ से किस तरह का एक्सपोजर पाया है बाहर की दुनिया में क्रिकेट के खेल में? बिल्कुल, मैंने आपको बताया जैसे 2010 की बात है तो गली क्रिकेट खेला करता था, नॉर्मल लड़कों के साथ खेला करता था। तो उसके बाद स्टेयर्स से जुड़ने के बाद एक हौसला आया कि हाँ भाई कुछ किया जा सकता है। कहते हैं कि यार डिफरेंटली बोला कैसे खेलोगे, कैसे नहीं खेलोगे, तो उस समय स्टेयर्स की तरफ से एक हौसला मिला था, आप खेल सकते हो। उस समय खेलना चालू किया, स्टेट लेवल पे खेला, उसके बाद धीरे धीरे नेशनल लेवल पे खेला और आज इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सब अचीवमेंट स्टेयर्स की तरफ से ही पॉसिबल हो पाया। मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि ये सब कुछ मैं करवा पाऊँ अपने लिए। तो इनफैक्ट सिद्धार्थ जी से मैं पूछूंगी कैसा लगता है जब आपको इस तरह के शिष्य मिलते हैं एंड यू हैव स्टूडेंट्स, आपने एक एनजीओ खोला व्हिच इज पैन इंडिया नाउ एंड यू हैव स्टूडेंट्स लाइक हिम हु आर मेकिंग यू प्राउड समवेयर, हाउ डज इट फील फॉर यू? आपके दिल में कैसा आता है? बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है और एक सपना भी पूरा होते हुए आप देखते हैं? सपना तो मेरा तब पूरा होगा जब स्पोर्ट्स जो है वो फंडामेंटल राइट बन जाएगा यहाँ पे और हर एक बच्चा जब भी चाहे खेले और कम से कम 2 से 2.5 घंटे रोज शाम को तो खेले जी। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स को ठीक से अगर इस देश में प्रमोट कर दिया गया तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए इससे बेहतर कोई और वो नहीं टूल नहीं है। इनफैक्ट हाँ जी, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सबको डाल दीजिए और जिसको जो अब विशाल जो है, विशाल को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। आज विशाल अगर यहाँ पहुंचे हैं तो वो अपनी योग्यता की वजह से पहुंचे हैं, अपनी लगन की वजह से पहुंचे हैं। स्टेयर्स अगर आज यहाँ पहुंचा है तो वो हम सब की योग्यता और लगन की वजह से पहुंचा है जी। तो हमारी जो मदद की परिभाषा है वो बड़ी अलग है। हम कहते हैं हम प्लेटफॉर्म देंगे, आपको चलना खुद पड़ेगा, आपको भागना खुद पड़ेगा ऑब्वियसली। जहां जहां आपको जो फैसिलिटीज चाहिए अगर हम दे पाए तो हम जरूर देंगे और उस प्रोसेस में हम रोज कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट आपने ऐड करने की बात करी तो आपने अभी हाल ही में एजुकेशन के अंदर भी एक फोरे किया है, थोड़ा सा आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए आज स्टेयर्स के माध्यम से करीब 1,60,000 से भी ज्यादा बच्चे फ्री में रोज खेल रहे हैं, तो करीब 7 या 8 स्टेट्स में। अब हिंदुस्तान की अगर आप जनसंख्या देखिए तो ये कुछ भी नहीं है जी। और अगर आप नंबर्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। इन 1.5 लाख बच्चों के थ्रू हम लोग और भी कई 6 लाख 7 लाख 10 लाख और भी बहुत ज्यादा नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं और नई नई चीजें हमें रोज पता चलती हैं। पूरे प्रोसेस में हमने रियलाइज किया कि ये जो टोटल एक सेगमेंट है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इसको मार्गदर्शन ठीक से नहीं है। हाँ, कोई ठीक से राइट पाथ नहीं मिलता है जी, सही कह रहे हैं आप। स्पोर्ट्स एक तरफ जहां पे हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे? एक लेवल पे अगर आपको एक्सपोजर आ गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? एजुकेशन तो मस्ट है जी। और हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया जाए, बट समवेयर वी वांटेड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने बहुत रिसर्च की, हमने काफी ज्यादा लोगों से बात की, बच्चों से बात की, हमने उनकी नीड जानने की कोशिश की और एक नीड बेस्ड हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसमें हमने रियलाइज किया कि इन बच्चों को सबसे पहले वो बताया जाए जिसकी इनको जरूरत है। और हमारा एजुकेशन प्रोग्राम भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित है। वेरी गुड। आज इस प्रोग्राम के तहत हमारे टीचर्स बच्चों के बीच में जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स लगते हैं
और उनसे पूछते हैं कि भैया आप 10वीं में कितने हैं, 11वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ। मतलब उन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है पूरी तरह से। उनको बिल्कुल उनका जो करियर सेंट्रिक जो एक डिस्कशन है हम वो करते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल करियर्स उनके लिए हैं उनके बारे में बताया जाता है। उसके लिए जिस तरीके की उनको कोचिंग चाहिए वो बताई जाती है, जो कोचिंग चाहिए वो दी भी जाती है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। और ये जो आपके कोचेज आते हैं, जो आपके टीचर्स आते हैं, जो इनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी स्क्रूटनी, उनका सिलेक्शन किस तरह से होता है? कि आपके पास कोई एक टीम है कि किस तरह से ये लोग अप्रोच करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं? हाउ डू दे बिकम? भाई जैसे दिल्ली में हमने एक 4 या 5 लोगों की टीम तैयार की है। वो जाके प्रोफेसर से बात करते हैं, लेक्चरर से बात करते हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ बात करते हैं। उनसे टच बेस करके पूछते हैं कि भाई ये 12 या 13 एग्जाम्स हैं, इनके लिए आप क्या पढ़ा सकते हैं, या फिर आप कितनी सब्सिडीज दे सकते हैं, या फिर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं इस तरीके के बच्चे अगर आपके पास मिलने आए तो दैट प्रोसेस इज ऑन। और शायद मैं अगली बार आपसे जब बात कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस थोड़ा और रिटरेट हो चुका होगा। राइट। एंड ये तो चलिए दिल्ली की बात हुई, लेकिन आप पैन इंडिया हैं, सो आप काफी रूरल एरियाज में भी आपकी एनजीओ की स्थापना हुई है, राइट? वहां पे आप लोग कैसे पहुंचते हैं अपने टीचर्स और कोचेस को लेकर? क्या वो यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ही ट्रांसफर किया जाता है वहां पे, कि वहां के ही टीचर्स को वहां से उठाया जाता है? टीचर्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल? हाँ, यहाँ से ट्रैवल करते हैं, उनके पास जाते हैं, वहां पे पहले से डिफाइंड होता है। ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे रैंडमली नहीं किए जाते। राइट। पहले से उनको पता होता है, उनकी नीड देखी जाती है, करेक्ट, उनको उनकी डिमांड देखी जाती है। जब आप इन सब टीचर्स की बात भी कर रहे हैं, तो जैसे ये क्रिकेट के हैं, इसके अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी और स्पोर्ट्स हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को पैन इंडिया? साक्षी, मैं आपको क्विकली बताता हूं कि हम ऑपरेट कैसे करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मॉडल है वो ये मॉडल है कि सबको फ्री में स्पोर्ट्स मिले, और हमारे पास करीब इस वक्त 400 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रोज चलते हैं। अब हर बच्चा तो विशाल नहीं होता, हर बच्चे को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी नहीं चाहिए, और हर बच्चे को मिल भी नहीं सकती। सो पहले 4 या 5 साल हमने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया कि भाई खेल का विस्तार हो और बच्चे रोज खेलें। इस पूरे प्रोसेस के तहत हमने रियलाइज किया कि कुछ बच्चे थोड़े टैलेंटेड ज्यादा हैं, या उनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ हो सकता है, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप का प्रावधान शुरू किया। अब टिपिकली ये बच्चे वॉलीबॉल के भी हो सकते हैं, क्रिकेट के भी हो सकते हैं, हॉकी के भी हो सकते हैं, खो खो के भी हो सकते हैं। हमारे स्टेट्स में करीब 40 से भी ज्यादा गेम्स खिलाई जाती हैं, और ये गेम्स थोपी नहीं जाती बच्चों पे। सपोज आप जहां रहती हैं, मैं वहां की हम लोग स्क्रूटनी करके आए, हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कबड्डी खेली जाती है, तो विल पिकअप कबड्डी एज अ स्पोर्ट, और कबड्डी सेंटर्स बनेंगे वहां पे। कहीं पे खो खो खेली जाती है तो वो खो खो सेंटर्स बनेंगे वहां पे, कहीं पे हॉकी खेली जाती है तो हॉकी सेंटर्स बनेंगे। तो मतलब इस तरह से आप हर जगह एस्टैब्लिश करते चले जाते हैं। एंड इनफैक्ट जो आपके रूरल एरियाज है वहां पे भी आपने हर तरह के स्पोर्ट्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं, वहां पे भी इट्स फुली प्रोवाइडेड एंड फुली एक्सेसिबल वो। तो विशाल से अगर मैं पूछूं, अब विशाल, इतनी ट्रेनिंग आपने ली है यहाँ पे, आपको इस एनजीओ के बारे में कैसे पता चला? आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले हमें बताएं। बैकग्राउंड मेरा एक्चुअली, आप दिल्ली से ही है? दिल्ली की बात, दिल्ली से ही है। हाँ जी। मेरा बर्थ प्लेस मेरा अमृतसर बटाला है। तो ये मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है बाय बर्थ नहीं था, एक्सीडेंट था जी। आज से 15 साल पहले की बात है। तो उस समय काफी एक निराशा हुई थी जब एक्सीडेंट हुआ था कि हाँ भाई ये क्या हो गया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे दोस्तों ने, घर वालों ने हौसला देना चालू किया, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, देखो जिनके, मेरा बहुत बड़ी छोटी एक्सीडेंट है, जिनके पाँव ही नहीं है उनको देखो, अपने से नीचे वाले को देखकर चलो तो हमेशा आप सक्सेस पाएंगे। तो ऐसे हौसला मिलता गया धीरे धीरे। तो अपनी गली खेलता रहता था बच्चों के साथ, बड़ा हौसला, स्कूल से भी काफी हौसला मिला मुझे खेलने के लिए, टीचर्स मुझे काफी हौसला प्रोवाइड करते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ मेरा काफी रुझान था, क्रिकेट की तरफ। पहले भी मैं क्रिकेट खेलता था अपने एक्सीडेंट के पहले भी, तो फिर थोड़ा सा बीच में ड्रॉप हो गया था मैं, तो काफी रेस्ट पीरियड था मेरा। तो धीरे धीरे जैसे मेरे को एक पता लगा कि ये जो कैंप लगाया गया था स्टेट की तरफ से, ये सिर्फ नॉर्मल बच्चों का कैंप था, अंडर प्रिविलेज बच्चों का कैंप था, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही मैं चला गया कि चलो एक बार दे के आते हैं। तो सब नॉर्मल बच्चे, तो मैं खाला एक सिंगल डिफरेंटली एबल था वहां पर। तो वहां पर भी जब खेलने गया तो मुझे काफी सपोर्ट मिला वहां से भी। ऐसा नहीं फील हुआ कि हाँ मैं अकेला ही ऐसा हूँ या वैसा हूँ, नॉर्मल बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया गया वहां पर। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सिंपैथी नहीं दिखाई गई वहां पर, कि वर्ड होता है ना बेचारा, ये बेचारा वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें क्या जरूरत है, एक मौके की। मौका मिले तो हम भी सेम लाइक नॉर्मल सब कुछ कर सकते हैं। तो एक मौका मिला स्टेयर्स की तरफ से, तो एक बहुत बड़ी बात, और स्टेयर्स की जो अचीवमेंट है और हमारी डिफरेंट लेवल बच्चों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है
कि पूरे भारत में स्टेयर्स की तरफ से एक डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए यूपी के कुशीनगर एक इलाका है, उसके एक पंडरोना इलाका है, वहां पर एक एकेडमी ओपन की गई है डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, कोचिंग की सुविधा बिल्कुल है, जिसमें करीबन हमारे 30 के करीब बच्चे अभी भी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो डेली अप डाउन नहीं कर सकते वहां से, कोई 100 किलोमीटर से अप आता है, कोई 200 किलोमीटर, तो वहां रहने की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है सबके लिए। राइट, एक सेकंड, इनफैक्ट इसी बात से अगर मैं, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से आपको ये पूरा यहाँ से उनसे किया गया, इन सपोर्ट मिला और आपको बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया गया, आई कम टू सिद्धार्थ एंड आस्क हिम कि ऑब्वियसली ही इज डिफरेंटली एबल्ड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर तरह के स्टूडेंट्स को केटर करती है, क्या ट्रेनिंग फैसिलिटीज में कुछ पार्टीशंस होते हैं जब इनकी तरह के बच्चों को दिया जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, दे रिक्वायर स्पेशल केयर मच मोर देन प्रोबेबली देन एनी अदर पर्सन वुड बी नीडिंग, तो क्या ट्रेनिंग में वो पार्टीशंस रहते हैं कि ट्रेनिंग पूरी ओवरऑल एक ही तरह से रहती है सारे बच्चों के लिए? नहीं, इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है जी, और इनके सारे पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, और अगर ये वहां पार्टिसिपेट करना चाहे तो वहां करें भाई, आपको परफॉर्म करने जहां के पे लिए वो परफॉर्मेंस अपनी निकाल सके। रुझान ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है कि अगर ये डिफरेंटली एबल्ड है कोई बच्चा तो उसको बाकी बच्चों के साथ उसी स्पोर्ट के अंदर वहां पे उस समय परफॉर्मेंस का मौका नहीं दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल डिफरेंटली एबल्ड हम कहते हैं, कह सकते हैं, स्पेशली एबल्ड हम कह सकते हैं जी, हम जो भी कहें, हम सब स्टेयर्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पे, देखिए स्टेयर्स का मतलब क्या, सीढ़ियां चढ़ना ऊपर, और सीढ़ियां कभी नहीं बताती कि भाई आप आपका नाम क्या है और आपका कास्ट क्या है और क्रीड क्या है, भाई आपके अंदर ताकत है तो आप चढ़िए, और सीढ़ियां आपको ऊपर भी लेके जा सकती हैं, सीढ़ियां आपको नीचे भी लेकर आ सकती हैं। राइट, एंड इनफैक्ट आपने जब ये ऑर्गेनाइजेशन अब शुरू करी और लगभग 2000 से शुरू करके 2013 आ गया, 5 में रजिस्टर करी, 2005 में, आपने इन सालों के अंदर स्पोर्ट्स की ग्रोथ कैसे देखी है ओवरऑल? शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जब मैं शुरू कर रहा था तो लोगों ने बोला बेटा चिंता मत करो, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर, और ये किसी लेवल पे इस चीज ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, सो समवेयर आई लुक एट कुछ करना ही है। हाँ, तो सोशल वर्क भी चलता रहा और मैं अपने करियर पे भी ध्यान देता रहा, और भगवान की बड़ी कृपा थी, वहां चीजें अच्छी हुई तो मैं यहाँ फंड भी करता रहा इंटरनली, सो दैट इज हाउ एवरीथिंग वेंट। आज के जमाने में जब मैं स्पोर्ट्स को देख रहा हूं, आप देखिए भाई, आपकी हॉकी लीग शुरू हो गई है, आपकी कबड्डी लीग शुरू हो गई है, आपकी वॉलीबॉल लीग शुरू होने जा रही है, ये सब चीजों की कल्पना भी आप उस समय नहीं कर सकते। हाँ, कोई सोचता भी नहीं था कि ये स्पोर्ट्स भी उभर के कभी आ जाएंगे सामने, जिस तरह से आज आ गए, एंड देव टेकन अ मेजर वो। इनफैक्ट हमें पता है कि स्पेक्टाक्रो जो है, जिसका आप एक हिस्सा बनने वाले हो, बने हुए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं। स्पेक्टाक्रा मतलब ऑलमोस्ट 5-6 years बैक वी केम अक्रॉस दिस स्पोर्ट, और मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। एक यूजुअल विजिट के दौरान हम लोगों ने खेल को, बच्चों को खेलते हुए देखा, और हम लोग बड़ा मजा आया, हमने कहा भाई ये क्या है, मतलब ये वॉलीबॉल पैर से कैसे खेल रहे हैं। तो राजीव हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें समझाया कि भाई ये जो खेल है ये मलेशियन नेशनल गेम है, और हिंदुस्तान में कई जगहों पे खेला जाता है, इंडिया की टीम भी है इसकी अपनी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट प्रिवेल करता है। ओके, सो फिर हम लोगों ने ऐसे ही एक सेंटर अडॉप्ट किया जी, और एक्सपेरिमेंट के तौर पे खुद को भी थोड़ा, हाँ, इसको खिलाना शुरू किया, और वहां पे बच्चे खेलते थे, उनको प्रमोट करना शुरू किया। अब रिजल्ट जो है इसका बड़ा मजेदार रिजल्ट है, आज 4 बच्चे हिंदुस्तान की टीम में खेल रहे हैं उस एक पर्टिकुलर सेंटर से। तो वो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। मतलब ऐसे स्पोर्ट्स को भी आज आपने जान दे दी है और एग्जिस्टेंस में ले आए भारत के अंदर, जिसका नाम भी बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड यू हैव पीपल, यू हैव पार्टिसिपेंट्स, यू हैव प्लेयर्स जो यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों में आपको किस हद तक फंडिंग का सपोर्ट मिला? बिकॉज ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इतने प्रचलित नहीं है हमारे देश के अंदर अभी भी, तो इनको रिकॉग्निशन दिलाना और उसके साथ साथ इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला के एक पार्ट बनाना, दो बहुत अलग चीजें हैं। तो आपको इनकी फंडिंग वगैरह कैसे मिली है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि किसी लेवल पे सही समय पे मैंने अपने करियर पे भी ध्यान दिया जी। तो इनिशियली बहुत सारी फंडिंग मैंने खुद की, अभी भी करता हूँ। बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने इक्विपमेंट्स दिए, डोनेट किए। और करीब 2011 में यूफ्लेक्स सामने आया और उन्होंने हमारी जो हमारा जो खेलो दिल्ली प्रोग्राम था, जिसके तहत करीब 30 सेंटर्स पूरे दिल्ली में चलते हैं हमारे, वो उन्होंने पूरे का पूरा अडॉप्ट कर लिया। एंड ग्रेजुअली दे अडॉप्टेड 1 or 2 मोर सच properties created by stairs. That's beautiful. So probably यूफ्लेक्स इकलौता ऐसा कॉर्पोरेट है जो हमारे साथ
इस तरीके से जुड़ा हुआ है और जो इसको प्रमोट भी कर हाँ, और वो भी इसलिए जुड़ा क्योंकि वो अपनी तरफ से आया था. They wanted to do something in sports and that is how they invited me and we spoke about that. That's one of your major tie-ups in a way जो आपके साथ वो चल रहा है. उसके अलावा ONGC ने दिया, एक दो PSUs ने बीच में कुछ मदद करने की कोशिश की, बट अभी तक हम लोग उस फंडिंग वाले जो चक्र हैं थैंकफुली न उसमें फंसे हैं और न ऐसी कोई उम्मीद रखते हैं कि हम उस तरफ जाएंगे. बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि भाई स्टेयर्स अपने बलबूते पे जितना बड़ा हो सका उतना बड़ा होगा जी. और जितने लोगों को हम खुश कर सके उतने लोगों को खुश करेंगे खेल के माध्यम से और खेल को बढ़ाते रहेंगे आगे. अगर कोई बिजनेस नहीं है इसका. हाँ एग्जैक्टली कोई बिजनेस नहीं. लेकिन आपने बताया ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पैन इंडिया है. आपके ऑल अक्रॉस इंडिया कितने इसके वो हैं सेंटर्स कहें या कितने आपने खोले हुए हैं? 400 से ज्यादा सेंटर्स हैं. हम लोग 3000 से ज्यादा गाँव को टच करते हैं बिटवीन 7 to 8 स्टेट्स. और हर रोज 200-300 बच्चे बढ़ जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि 1,60,000 बच्चे आज ऑलरेडी खेल रहे हैं. मेरे ख्याल से कल सुबह अगर हम लोग मिलेंगे तो 200-250 बच्चे बढ़ चुके होंगे. बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत. तो अगर चलते चलते हम आपसे पूछे सबसे पहले विशाल से, यहाँ से आगे आपका अब एम और एम्बिशन क्या है? कोई एम, कोई लक्ष्य, कोई एम्बिशन, कोई सपना? जैसे स्टेयर्स ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले डिफरेंटेबल यूथ के लिए मैं भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकूं. बहुत खूबसूरत. जैसे मेरे लिए किसी ने पॉसिबल ये हो सका कि किसी ने करवा दिया. स्टेयर्स कहने को तो एक बड़ा छोटा शब्द है पर इसके जो मायने हैं बहुत बड़े बड़े हैं. तो मैं भी चाहता हूँ जैसे स्टेयर्स की तरफ से एक प्लेटफॉर्म मैं भी किसी को प्रोवाइड करवा सकूं. मेरी भी इच्छा रहेगी. इंशाअल्लाह आपका ये सपना जरूर पूरा होगा. और सिद्धार्थ आपसे पूछे, आपके बगल में बैठे हुए हैं एक ऐसे शिष्य जिन्होंने ये बता दिया उनका सपना वो है जो सपना आज आपने उनको एक तरह से दिखाया है. तो आपका आगे यहाँ से क्या एम है कि आप किस तरह से आगे अपस्टेयर्स को देखते हैं और किस तरह से स्पोर्ट्स को आगे देखते हैं आप भारत के अंदर? अब भाई मेरा अपना मानना है कि अगले 3 से 4 सालों में हम लोग ऑलमोस्ट हर स्टेट में होंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिला रहे होंगे जी, ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे होंगे और इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोट कर रहे होंगे. और उम्मीद है भारत सरकार भी उसमें सपोर्ट लेके आएगी अपना. हाँ, और अपना काम करती रहेगी. जी जी. भाई खुशी होती है तो फिर सबको ही होती है समाज में. बहुत सही बात. को तो होती नहीं. बहुत बहुत सही बात. इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज दोनों यहाँ पर स्टूडियो में आए. विशाल, विश यू ऑल द बेस्ट. हमारी पूरी गुड विशेस आपके साथ है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहे और आपका जो सपना है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा हो. कुछ कहना चाहूंगा. जी जी. 2 लाइनें हमारे ग्रुप की तरफ से और स्टेज की तरफ से कि हमारे पुख्ता इरादे हमारी तकदीर बदल देंगे, हम मोहताज नहीं किस्मत में हाथों की लकीरों के. वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत. क्या बात है. आज दिन भी कुछ स्पेशल थैंक्स टू सिद्धार्थ सर एंड राजीव सर एंड ऑल द स्टेज टीम जिन्होंने ये सब पॉसिबल करवाया मेरे लिए. Well, you owe your thank you to them. We owe our thanks to both of you कि आप यहाँ पर आए हमारे साथ. Thank you so much, Siddharth. Thank you once again, Vishal. Thank you both of you, gentlemen, and wish you all the luck in future. Thank you so much. Thank you. Well, तो दोस्तों आपने देखा ये था हमारा एक NGO स्टेयर्स जिसके बारे में बता रहे थे आपको. एक ऐसा NGO जो देश के अंदर स्पोर्ट्स को आज प्रमोट कर रहा है. An initiative that has been taken by Siddharth Upadhyay and he's doing that bit. Well, it definitely makes me think कि अगर हम भी अपनी ओर से एक बिट करें, we recognize the talent that is around us, then of course हम अपनी ओर से भी एक छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं सपना दिखाने के लिए जिनके दिल के अंदर कोई सपना है लेकिन उनको राह नहीं मिल पाती है. अगर हम अपनी ओर से एक छोटा सा एफर्ट कर ले तो चलिए इससे पहले कि हम आपसे अलविदा आप कहें एक बार आपको बता देते कि कल गुड इवनिंग इंडिया में आप क्या देख सकते हैं. आप कल देख पाएंगे विवेकानंद शिकागो